अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं कमेजबान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। सबसे पहले पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। इसकी वजह आपको पता ही है कि पाकिस्तान के हैदर अली ने टोक्यो पैरालंपिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया। डिस्कस थ्रो के मुकाबले में हैदर अली ने एक कारनामा सर अंजाम दिया। ये पाकिस्तान का पैरालंपिक्स की तारीख में पहला जो है वो गोल्ड मेडल है। इससे पहले भी हैदर अली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दे चुकी हैं। स्क्रीन पर पाकिस्तान के हीरो आपके सामने हैं, जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाकर पूरी कौम को आज सुबह खुशखबरी सुनाई। और इस मुकाबले के अंदर ब्राज़ील, यूक्रेन, अमेरिका और दुनिया भर के बेहतरीन जो फैसिलिटीज़ हासिल किए हुए जो पैरालंपिक्स के एथलीट्स हैं वो मौजूद थे। लेकिन हैदर अली ने सबको पीछे छोड़कर पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाया। और आप देख सकते हैं उनकी खुशी के जज्बात। और इस स्टेडियम में उनको सराहने के लिए शायद दो ही पाकिस्तानी और मौजूद थे। एक तो नीला, जो कि खुद ओलंपिक्स में शरीक थी। आप देख सकते हैं कि झंडा पाकिस्तान का लहराते हुए टोक्यो में उसी स्टेडियम में जहाँ पर आपको याद होगा अरशद नदीम बड़े करीब पहुंच चुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने में कामयाब नहीं। ये अनीला बेग हैं जनाब, उनके साथ मीडिया कोऑर्डिनेटर भी मौजूद हैं। तो ये दो पाकिस्तानी मौजूद थे, लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। ये उनके घर पे खुशी के लम्हात आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के लिए एक तारीखी लम्हा। और हैदर अली इससे पहले आपको याद होगा बीजिंग 2008 के अंदर भी पाकिस्तान को जो है वो सिल्वर मेडल जितवा चुके हैं। इसके अलावा यूथ पैरालंपिक्स गेम के अंदर ही मेडल जीते हैं। लेकिन ये जो गोल्ड मेडल है ये यकीन तौर पर एक गोल्डन मेमोरी आज बन गया है। आप देख सकते हैं कि गुजरावाला में उनके घर में भी जश्न का समा है। और उनके जो दोस्त अहबाब और जो फैमिली है, बिल्कुल जो ज़बरदस्त अंदाज में जो रवायती अंदाज है, आप सुन सकते हैं। ये आवाज़ भी आप तक पहुँच होगी जो उन्होंने भंगड़े डालकर इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो जनाब आप देख सकते हैं खुशी के लम्हात। और इसके ऊपर मजीद बात करेंगे और आपके साथ एक्सक्लूसिव बात भी कराएंगे। हैदर अली हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं रीप्ले हेडलाइन से। तो आपने देखी जनाब हेडलाइन, और हेडलाइंस पे छाए हुए हैं हैदर अली, जिनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जैसे मैंने बताया कि बीजिंग ओलंपिक्स में भी 2008 के अंदर मेडल जीता था। उसके बाद जब जा रहे थे तो 13 अगस्त को प्रोग्राम रीप्ले में आए और बताया था कि वो कितने इस वक्त जो है वो पुरजोश हैं मेडल जीतने के हवाले से। ये अलग स्टोरी है कि उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जाने से पहले, जब हालांकि उन्होंने और अनीला बेग ने क्वालिफाई किया था हैदर अली के साथ। लेकिन उनको बताया गया उनके जो ऑफिसर्स की जानिब से कि शायद उनके टिकट का इंतज़ाम ना हो सके, दीगर मुश्किलात भी थी। लेकिन ये मुश्किलात लेकर वो पहुँचे। पंजाब के सूबाई स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं राय तैमूर भट्टी साहब, उन्होंने उनका मसला हल किया। तो राय तैमूर भट्टी का भी यहाँ पर ज़रूर शुक्रिया अदा करना बनता है और उनको यहाँ सराहना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो मेडल की बुनियाद उस वक्त ये रखी जब वो हैदर अली को भिजवाने में कामयाब हो चुके। अगर हैदर अली जा ही ना पाते तो आज ये कौम खुशी के लम्हात ना देख रही होती। अरशद नदीम और तलहा तालिब बहुत करीब आए टोक्यो ओलंपिक्स में, लेकिन बदकिस्मती से मेडल नहीं जीत सके। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि हैदर अली ने पाकिस्तान के लिए शानदार कारकर्दगी दिखाकर पूरी कौम को जो है वो एक खुशी के लम्हात फराम किए। ये खुशी के लम्हात, इसकी डिटेल, इस मुकाबले में कौन और कैसे शरीक था, इसके साथ क्या स्कोरिंग रही, इमरान सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए, फिर आके मजीद बात करते हैं। तो जनाब मुबारकबाद के सिलसिले जारी हैं और क्यों ना हो, और उम्मीद है कि हुकूमत कुछ इनामात का ऐलान भी करेगी। लेकिन हैदर अली जिन्होंने पाकिस्तानियों को आज खुशी के लम्हात फराम किए, इस पर टोक्यो से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हैदर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और आपका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ी कामयाबी है, हिस्टोरिक लम्हात हैं, आपने बड़ी मेहनत की है। 2008 के सिल्वर ओलंपिक से लेकर 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स तक जाने में रुकावटें बहुत थी, लेकिन जीत के बाद आपके क्या एहसास हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा ये ख्वाब था कि इससे पहले मैंने ब्रॉन्ज जीता, सिल्वर जीता, और एक ही मेरा ख्वाब था कि मैं पाकिस्तान के लिए पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आ गया है कि मैंने पाकिस्तान के लिए ये गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये सब क्रेडिट जाता है मेरे पाकिस्तानी अवाम को, जिनकी दुआओं से, जिनकी स्पोर्ट्स की वजह से आज मुझे ये मेडल जीता है। बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, क्योंकि ये लम्हात आपकी मेहनत से ही मुमकिन हो सके। हैदर, इसके साथ साथ पूरी कौम जो है वो इस कामयाबी बड़ी खुश है। आपका नाम टॉप ट्रेंड पर है, पैरालंपिक्स का नाम टॉप ट्रेंड पर है, लोग खुश हैं। आपके घर के बाहर हमने वीडियो भी दिखाई, भंगड़े दाड़े जा रहे हैं, बहुत खुशी का समा है। तो पूरा पाकिस्तान खुश है, आप कितने खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखा मैंने कि घर पे ऐसे ही मतलब जश्न का समा है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो मेरी फैमिली माशाल्लाह हमेशा से ही मेरे साथ ऐसे ही तावन करती है, और मेरे जो गुजरांवाला के सपोर्टर हैं, मेरे जो अहले इलाका के भाई हैं, वो सभी ऐसे ही माशाल्लाह मुझे सपोर्ट करते हैं और ऐसे ही जश्न करते हैं। तो उनके लिए नेक ख्वाहिशात का
नेक ख्वाहिशात उनके लिए हैं कि अल्लाह ताला उन पे रहम करे और करम करे कि वो हमेशा मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक ख्वाब था जो अल्लाह ताला ने आज पूरा कर दिया गोल्ड मेडल की शक्ल में। तो हैदर, हमने आपकी परफॉर्मेंसेस देखी, आपकी पूरी जर्नी भी बता दी और आपको आपके जो घर में सेलिब्रेशन हो रही है वो भी ज़रूर दिखाएंगे कुछ देर बाद। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा स्पोर्ट्स का शौक कैसे हुआ? चूँकि हमारे यहाँ तो क्रिकेट के अंदर बड़ा रुझान है या दीगर खेलों के अंदर, लेकिन आपने पैरालंपिक्स के अंदर परफॉर्मेंसेस पहले भी दी हुई हैं, तो ये आपका इंस्पिरेशन क्या बनी जो आपकी जर्नी का आगाज़ हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शुरू से ही स्पोर्ट्स का शौक़ था। मेरी फैमिली भी में भी काफ़ी स्पोर्ट्स मैन हैं, वो कुश्तियाँ वगैरह करते थे मेरे अबाउजदाद, और मुझे भी स्पोर्ट्स का शौक़ था। तो मेरा जो स्पोर्ट्स शुरू हुआ वो कॉलेज लाइफ से शुरू हुआ और बाद में मुझे नेशनल पैरालंपिक कमेटी का पता चला, तो फिर 2006 से मैंने उनके साथ रब्ता किया और तब से लेकर अब तक मैं नेशनल पैरालंपिक कमेटी का हिस्सा हूँ और उनकी तरफ से खेल रहा हूँ। तो जरा फैमिली की जो सारी कमिटमेंट होती है, जो सपोर्ट होती है, बड़ी ज़रूरी होती है। तो आपने देखा कि अभी हमने आपको फुटेजेस भी दिखाए थे कि हैदर के घर के बाहर जिस तरह नौजवान खुश थे, उनकी फैमिली, तो हमारे पास रिपोर्ट भी मौजूद है, हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, वो उनसे मज़ीद कुछ सवालात भी करेंगे। लेकिन जो सेलिब्रेशन हुई है उनके घर में या गुजरावाला के अंदर, क्या माहौल है, उनकी फैमिली कितनी खुश है, दोस्त कितने खुश हैं, ये पहले वो आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, सारे मंजरकशी को आपको दोबारा दिखा देते हैं, खुशी के लम्हात हैं, फिर आके हैदर से बात करते हैं। तो जनाब, जब बहुत ज़्यादा कौम और हम सब भी तरस गए थे कि कोई गोल्ड मेडल आए तो फिर ऐसी जीत तो बिल्कुल बनती है, भंगड़े भी बनते हैं, खुशियाँ भी बनती हैं। हैदर मौजूद हैं। हैदर, कुछ बताइएगा कि ऑब्वियसली ये कोविड के हवाले से ये गेम्स भी मुलतवी हुए, आपका अपना भी इसमें एक प्रॉब्लम हुआ था, सारी सब ये पूरी दुनिया में ऑब्वियसली तमाम एथलीट्स को प्रॉब्लम प्रिपरेशन का हो, चाहे कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया हो, तो आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा, फोकस रखा? चूँकि ये बड़ा मुश्किल था कि 1 साल डिले होने के बाद फोकस रखा जाए, प्रिपरेशन की जाए। जी कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई। जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तमाम ग्राउंड कोविड की वजह से बंद थी, जो मुझे खुद फिर अपने सेक्टर का अरेंज करना पड़ा अपने होम टाउन गुजरांवाला में, और मैंने उधर ही फिर ट्रेनिंग करता रहा बारिशों में, और जैसे भी जिन भी हालात में मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और ट्रेनिंग करता रहा हूँ। और जिस दिन इधर टोक्यो आना था उससे 10 दिन पहले ही हमारा कोविड के टेस्ट होने शुरू हो गए थे, तो फिर कोविड के टेस्ट भी हो रहे थे, ट्रेनिंग भी करनी थी, तो ये बड़ा मसला था कि ये भी डर लगता था कि बाहर ग्राउंड में जाना है। ज़ाहिरी का ग्राउंड में प्लेयर होते हैं, वो किसी से शेक हैंड नहीं करना, मिलना नहीं है, बात नहीं करनी, बहुत ज़्यादा अपने आप को महफूज रखना है, क्योंकि रोज़ाना हमारा एंटीजन टेस्ट होता था, साथ PCR टेस्ट होता था। पाकिस्तान में 10 दिन ऐसे हुए हैं, उसके बाद जब से हम इधर आए हैं 10-12 दिन हो गया, यहाँ पर भी रोज़ाना कोविड का टेस्ट होता है। तो एक ट्रेनिंग का प्रेशर था, कंपटीशन का प्रेशर था, उससे ज़्यादा प्रेशर ये कोविड का था कि खुदा न खास्ता जिस दिन भी आपका कोविड पॉजिटिव आ गया और आपको यहाँ से वो रिपोर्ट कर देंगे, आप अपनी गेम में भी हिस्सा नहीं ले सकते। ये बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन थी, क्योंकि मेरा जो काम था मतलब एक दिन मैंने जिम जाना होता था, एक दिन ग्राउंड जाना होता था, फिर ट्रैवलिंग का इशू होता था, ग्राउंड में भी सैकड़ों से प्लेयर होते थे, जिम में भी ऐसे ही होता था, लेकिन ये डर ही एक लगा रहता था कि खुदा ना खास्ता बस कि मैं सेफ रहूं। बस इसी टेंशन से बहुत यानी कि मुश्किलात टाइम था जो मैंने ये ट्रेनिंग में गुजारा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये मेडल जीत लिया है तो वो टाइम जो है उसकी कोई वक़्त नहीं रही। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये दिन देखना नसीब किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। काफ़ी मुश्किलात जैसा आपने जिक्र किया, और ये तमाम लोगों की ज़िंदगी में, आई थिंक सिर्फ खिलाड़ी नहीं, मैं समझता हूँ हर शोबे में कोविड को मुतासर किया। लेकिन आखिर में हैदर, अगर हम आपसे पूछना चाहें, माशाल्लाह आपने गोल्ड मेडल अचीव कर लिया, इससे पहले आपकी जर्नी बड़ी शानदार रही है। अब अगर हम आपसे पूछें कि फ्यूचर प्लान आपके क्या हैं, कौन से टूर्नामेंट हैं, मुकाबले हैं जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, मेरा आखिरी सवाल आपसे। जी फ्यूचर प्लानिंग ये है कि अभी नेक्स्ट एशियन पैरा गेम्स है चाइना के शहर हंगजू में, उसके लिए इंशाल्लाह अब तैयारी करेंगे ताकि उधर भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूं और पाकिस्तान के लिए मेडल जीत सकूं। और ये तमाम अचीवमेंट सबसे पहले तो इसका क्रेडिट मेरी फैमिली को जाता है, उसके बाद नेशनल पैरालंपिक कमेटी को, फिर पाकिस्तान वापडा को जिन्होंने मुझे जॉब दी हुई है, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, IPC मिनिस्टर है, और ख़ासतौर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है तैमूर भट्टी साहब हैं जिन्होंने मेरी टिकट का अरेंज किया। और आप सब का शुक्रिया, मीडिया का जो कवरेज दे रही है, आपकी सपोर्ट्स है, तो इससे इंशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर आपके अगेन, और बहुत ज़्यादा मुबारकबाद आपको, चूँकि ये लम्हात जो आपने फराम किए, गोल्ड मेडल ये बड़ा कीमती है
और यकीन तौर पर इसके लिए आपने बड़ी मेहनत की है और आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद। जाते जाते आपको बल्कि ब्रेक से पहले हैदर के हवाले से जो मैंने आपको बताया ना कि बीजिंग 2008 के सिल्वर मेडलिस्ट हों या इसके बाद दीगर मेडल, एक पूरी जर्नी है हैदर की जो पिछले 12 साल के अंदर बड़ी मेहनत करते हैं। कौन कौन से मेडल इससे पहले हैदर जीत चुके हैं, आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नाम रिप्ले में खुशामदेद और अब बात करते हैं कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स एंकर वहीद खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम गफ्फार, मोस्ट वेलकम गफ्फार, मोस्ट वेलकम। सर क्रिकेट पे तो जरूर बात करेंगे, लेकिन चूंकि इतनी अरसे बाद और खैर पैरालंपिक्स में तो पहले ही गोल्ड मेडल है, तो मैं चाहता हूँ जरूर आप इस बारे में बात करें। आपकी स्पोर्ट्स से बड़ी गहरी नजर होती है। आई थिंक पहले हैदर ने और तब के तलहा तालिब ने अरशद नदीम ने साबित किया कि टैलेंट है पर सहूलियात नहीं दे पाते, वो रोड मैप नहीं है, विजन नहीं है। क्रिकेट पे भी शायद इसी तरह के मसाइल है, लेकिन आई थिंक हैदर अली जितनी मुबारकबाद दी जाए कम है। लेकिन साथ साथ ये भी याद रखना है कि किस तरह स्पोर्ट्स बोर्ड और गवर्नमेंट से टिकट नहीं मिला, आखिर में राय तैमूर भट्टी टिकट ना देते वही साहब, तो आज ये लम्हात ही ना होते। खैर बाकी स्पोर्ट्स का तो हाल जो है वो हम पिछले कई सालों से देख ही रहे गफ्फार कि कोई फैसिलिटीज नहीं है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो जिम्मेदारी प्रॉपर तरीके से उठाता नहीं है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है और दोनों के दोनों जो है एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं हर वक्त। तो अफसोसनाक मतलब सूरत हाल है कि जो दो बॉडीज हैं जो कि रिस्पॉन्स दूसरे स्पोर्ट्स के यहाँ पर वो उस तरह से काम नहीं कर रही जिस तरह इनको करना चाहिए, और इसीलिए हम मतलब देखते नहीं है कि कुछ हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे स्पोर्ट्स में। लेकिन इस दफा ओलंपिक्स में ये जो अरशद नदीम और तलहा तालिब ने जिस तरह परफॉर्म किया और अब ये जो है अपना हैदर ने कैसे बोलते हैं डिस्कस थ्रो में गोल्ड लिया है, तो लेट्स होप कि अब कुछ बेहतरी आए। लेकिन मसला वही आ रहा है गफ्फार कि जो गवर्नमेंट ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, जो चीज़ें वो कर रही हैं, मतलब मुझे उसमें कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही कि कुछ वो डिफरेंट कर रहे हो। सर डिफरेंट तो छोड़ें कि पहले फीफा से सस्पेंशन तो हमें लगी चुकी है, अब मुसलसल आईओसी के आपको पता है चार्टर मौजूद है, पीओए के अंदर आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, बट गवर्नमेंट या स्पोर्ट्स बोर्ड या मिनिस्टर्स मुसलसल उसके ऊपर बात किए जा रहे हैं। शायद ये बेसिक बात है कि पीओए का ताल्लुक एक ऐसे ही कैंप ऑफिस है। आपको लगता है कि जिम्मेदारान का तयन हम कर पाते हैं? बहैसियत नेशन, बहैसियत मीडिया, बहैसियत गवर्नमेंट को खुद पता है कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, इदारों के रोल्स क्या हैं? नहीं देखो गफ्फार, बात यह है कि हमें दूसरे स्पोर्ट्स में टोटली नया स्ट्रक्चर चाहिए, मतलब फ्रॉम ग्राउंड लेवल। ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वगैरह को आपको मतलब जो है डिसमेंटल करना पड़ेगा, एक नई स्पोर्ट्स अथॉरिटी आपको बनानी पड़ेगी। और मेन चीज ये है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को भी अकाउंटेबल आप करना जरूरी है, लेकिन आपको भी पता है कि वो बड़ा मुश्किल काम है वो करना। लेकिन यह है कि देयर इज कोई तरीक़ेकार ऐसा होना चाहिए, इसलिए क्योंकि मतलब एक बंदा 17 साल से बैठा हुआ है मतलब एक पोस्ट पे, दैट्स टू मच, यू नो। मतलब आप 17 साल हो गए यार, आप किसी और को चांस दो, मतलब किसी और को आगे आने दो। इट्स नॉट ऑन, मतलब जिस तरह से चल रहा है हमारे वहां सिलसिला, तो मुझे नहीं लगता है कि दूसरे स्पोर्ट्स में कोई इमीडिएट कोई बेहतरी आने वाली है गफ्फार। ठीक है सर, क्रिकेट की बात कर लें तो एक तब्दीली चेयरमैनशिप के हवाले से तो यकीनी दिखाई दे रही है। 13 सितंबर को इंतखाब होगा तो कोई हैरानगी की बात ही नहीं होगी कि रमीज राजा साहब उस दिन अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। आपकी सर तवक्कुएं क्या हैं? ये तब्दीली एहसान मानी टू रमीज राजा, भाई क्रिकेटर आ रहे हैं। यार गफ्फार, बात यह है कि ये जो सिलसिला है ना कैसे बोलते हैं पीसीबी चेयरमैनशिप का, पहली बात तो ये है कि मैं इसको, ये जो लोग कहते हैं कि जी वो इलेक्ट होंगे और फला, एक तो मुझे इससे ही जो है सबसे बड़ा वो है इशू है कि आप इलेक्शन का वर्ड ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट तो है नहीं, ये सिलेक्शन है, ठीक है ना। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर 2 नाम भेज रहा है, सबको पता है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को ये भी पता है कि किसको इलेक्ट करना है, तो डोंट कॉल इट इलेक्शन, इट्स अ सिलेक्शन। दूसरी चीज ये कि यार देखें, रमीज का ज्यादा ताल्लुक है मतलब मैं सीधी बात करूंगा कि आपको पता है वेरी प्लेजेंट पर्सनालिटी और अच्छा एजुकेटेड आदमी है, मतलब समझदार आदमी है, he's got very good PR, he gets along with everyone and we all like him। जो क्रिकेट कम्युनिटी के जितने लोग हैं, चाहे जर्नलिस्ट हैं, फॉर्मर प्लेयर्स वगैरह, तकरीबन सबको ही रमीज से कोई इशू नहीं होता है, एंड ही गेट्स अलोंग वेल। लेकिन टू मी यू नो ही इज वर्कड एज CEO बिफोर, लेकिन चेयरमैन की पोजीशन पे आना
he'll have to display a certain degree of maturity, प्लस जो डिसीजन मेकिंग होगी, he has to ensure कि उस डिसीजन में उसके पर्सनल मतलब लाइक्स डिसलाइक्स बायसेस ना नजर आए। क्योंकि ये जो टीम अनाउंस हुई है, वनडे स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है न्यूजीलैंड का, इसमें मुझे जो पता चला है कि इसमें रमीज ने मीटिंग की है बाबर से और चीफ सेलेक्टर वगैरह से, तो इनपुट होगा रमीज का। तो आई मीन अगर इस तरह टीम में आपने सेलेक्ट करनी है तो फिर तो भाई मतलब क्या कह सकते हैं गफार, फिर आगे का अल्लाह ही हाफिज है। बट आई जस्ट होप कि ही ब्रिंग्स इन सम चेंजेस एंड समथिंग गुड हैपेंस नाउ इन पाकिस्तान क्रिकेट। मैं आपके YouTube चैनल पे देख रहा था और जितना आपने जो हमें ओडीआई स्क्वाड के सिलेक्शन पे जो वीडियो बनाई, जितना आपका उसमें मुझे गुस्सा दिखाई दिया भाई साहब, वो सबका ही गुस्सा है। क्योंकि अगर आप, मैंने शाहिद हाशमी साहब को पढ़ा, अब माजी भट्टी साहब से मेरी कल बात हो रही थी, सभी लोग बड़े इस मामले पर हैरान हैं कि ये इस तरह की ऊट पटांग किस्म की सिलेक्शन, यानी कि आप किसी को चांस दे के एक मैच बाद निकाल दें, किसी को चांस दिए बगैर निकाल दें और किसी को वापस ले आए जबकि वो अभी खेला ही नहीं था। तो ये जो गुस्सा है, आपको इससे पहले कभी लगा ऐसी सिलेक्शन हुई है वहीद भाई, या ये इतनी ज्यादा जो कहते हैं ना मतलब जस्टिफाइड नहीं होती? सीधी सी बात है, जो समझ नहीं आ रही है कि हो प्लान क्या है सिलेक्टर्स का। देखिए यार गफ्फार, मैं सीधी बात करूंगा इसलिए क्योंकि वो यूट्यूब की जो आप बात कर रहे हैं ना मेरे वीडियो की, आई वॉज वेरी अपसेट, वेरी एंग्री वाई, बिकॉज देयर इज कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है यार इन लोगों की। मतलब ये चीफ सेलेक्टर हो गया, ये क्या सिस्टम है कि प्रोविंशियल टीम के कोचेस को आप, मतलब यार आई नो ना क्या हो रहा है, मतलब ऐसी फीडबैक दी जा रही है मतलब ये प्रोविंशियल कोचेस की तरफ से। क्या मैं क्या बोलूं यार, आपने किन लोगों के हाथ में आपने पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन दी हुई, आप ये देखें। आई मीन मैं मतलब यार सब हमारे सामने खेले में गफ्फार, और फिर मोहम्मद वसीम जिस तरह के डिसीजन ले रहे हैं, अभी कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है। 2-3 दफा आप आओ ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आई स्वेयर टू गॉड मैं बात कर रहा हूं गफ्फार के, मैं चाहता हूं कि मोहम्मद वसीम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आए, कराए आप कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जरा हम भी फिर पूछते हैं खुल के फिर मोहम्मद वसीम से कि क्या लॉजिक है भाई, जरा हमें समझा दो कि किस तरह से आप लेके चल रहे हैं टीम को। यार आप आज तक ये, कल बाबर आजम कह रहे हैं कि जी, फरमा रहे हैं कि जी आई एम सेटिस्फाइड विद द वनडे स्क्वाड। सेटिस्फाइड भाई किस बात का सेटिस्फाइड यार? आप ये बताओ अब्दुल्ला शफीक को आप किस खाते में 4-5 सीरीज से आप लेके घूम रहे हो खिलाए बगैर? एक बंदे को पहले आप T20 में सिलेक्ट करते हो, वहां वो नहीं चलता तो आप उसको फिर टेस्ट में डाल देते हो, टेस्ट के बाद फिर आप उसको वनडे में डाल देते हो। मजाक बनाया हुआ इन लोगों ने यार। शहनवाज धानी सुपरस्टार बन गया खेले बगैर, मतलब अभी वो खेला ही नहीं पाकिस्तान से किसी फॉर्म में, वो सुपरस्टार है जी। कभी वो मतलब टेस्ट में सेलेक्ट हो रहा है, T20 की परफॉर्मेंस में, फिर वो वनडे में सेलेक्ट हो रहा है। यार आप फ्यूचर की प्लानिंग सुन के कान पक गए। अबे भाई फ्यूचर की प्लानिंग अपनी जगह होती है, लेकिन जो प्रेजेंट जो होता है वो भी तो मैटर करता है। आप सरफराज देखें, आपको ही पता है गफ्फार कि जब सरफराज कप्तान था, आई वॉज वन ऑफ हिज क्रिटिक्स, बिल्कुल आई वॉज वन ऑफ हिज क्रिटिक्स। लेकिन यार इस तरह थोड़ी आप ट्रीट करते हैं फॉर्मर कैप्टन को, खेले बगैर आपने बाहर कर दिया। अब किसको लेके आ रहा है आप उसकी जगह? एक 20 साल के यंगस्टर को जिसने एक फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला हुआ यार। 9 लिस्ट ए मैचेस की बेसिस पे वो कितना भी टैलेंटेड हो मैं कहता हूं, लेकिन 9 लिस्ट ए मैचेस की बेसिस पे आप कैसे उस बंदे को पाकिस्तान स्क्वाड में कर सकते? एक छोटा सा न्यूज ब्रेक वही पे शामिल करते हैं प्रोग्राम में। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारे सवाल हैं, स्पेशली जो अब वर्ल्ड T20 का स्क्वाड आ रहा है, क्योंकि लोग बड़े कंसर्न है कि क्या वनडे स्क्वाड की तरह वहां भी इस तरह की तब्दीलियां होंगी, क्योंकि लोग सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। जैसे वही साहब ने कहा, बहुत जरूरी है कि चीफ सेलेक्टर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना विजन क्लियर कर दें, ताकि शायद हमें समझने में गलती हो रही हो। फिलहाल ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदेद और वहीद खान साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। वहीद भाई, जब पहली सीरीज की सिलेक्शन हुई थी फॉर साउथ अफ्रीका, मोहम्मद वसीम साहब ने जब की, तो एक चीज़ में हमें अच्छा एंगल दिखाई दिया कि शायद डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स यहाँ पर अब उनको जगह मिल रही है। लेकिन फिर हमने ये देखा कि इन और आउट शुरू हो गया। यूनुस खान का आपको जुमला याद होगा जो एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो शायद बोर्ड की नाराज़गी की वजह भी बना, कि सोशल मीडिया या फैंस या वट जो भी दबाव है उसके ऊपर अब टीम बनना शुरू हो गई हैं। आपको लगता है कि ये कोई ऐसी कहते हैं ना डर की वजह से कोई सिलेक्शन हो रही है कि कोई नाराज ना हो जाए, सबको खुश करने के चक्कर में कभी इसको रख लें कभी उसको रख लें? आपको रीजन क्या दिखाई देता है, इतनी कंफ्यूजन क्यों है? आप नहीं, कोई डर वर नहीं है गफ्फार, ये लाइक डिसलाइक पे चल रहा है सिलसिला सारा, सीधी सी बात मैं कर रहा हूँ। वरना अगर लाइक डिसलाइक नहीं होता तो शान मसूद और कैसे कहते हैं अपना शोएब मलिक जैसे प्लेयर बाहर नहीं बैठे होते हैं।
ये वर्ल्ड कप T20 की अभी जो स्क्वाड सेलेक्ट होने जा रही है, मेरा सवाल से सिंपल है मोहम्मद वसीम से, मुझे ये बता दें कि क्या इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, हैदर अली, हुसैन तलत, आसिफ अली, जिन जिनको इन्होंने ट्राई किया है मतलब मिडिल ऑर्डर में, क्या ये शोएब मलिक से बेहतर बैट्समैन है कि नहीं है? अगर ये बेहतर है तो ठीक है जी, आप इनको सेलेक्ट कर लें, लेकिन सिंपल सा जवाब है कि नहीं, ये बेहतर नहीं है। शोएब मलिक अभी भी इनसे बहुत बेहतर है T20 क्रिकेट में, नॉट ओनली बैटिंग वाइज, मतलब फील्डिंग वाइज, फिटनेस वाइज, बट इवन बॉलिंग वो करता है। तो आप कैसे शोएब मलिक को बाहर रख सकते हैं? एज का फैक्टर मतलब लगा के आप कह रहे जी मतलब हफीज अगर खेल सकता है 40 साल की उम्र में, तो फिर शोएब मलिक 39 की उम्र में क्यों नहीं खेल सकता यार? मुझे कोई सेंस, कोई लॉजिक हो ना पीछे आपके सिलेक्शंस के पीछे, तो हमें वो लॉजिक नजर ही नहीं आ रही कहीं पर भी। शान मसूद इतने रन करने के बाद भी आप उसको मतलब टेस्ट से भी आपने बाहर कर दिया, उसके बाद वनडे में भी आप उसको कंसिडर करने को तैयार नहीं है। ठीक है। इसी तरह अगर एक दोबारा आपने जिक्र तो किया था, लेकिन मैं पूछना जरूर चाहूंगा कि 8 मिनट की सर वो वीडियो है जो मोहम्मद वसीम साहब ने ओडीआई स्क्वाड के अनाउंसमेंट के बाद जारी की, उसमें मोहम्मद हारिस का जिक्र जरूर किया कि उन्हें एक मौका दे रहे हैं, बट सरफराज अहमद का नाम ही नहीं लिया गया इस वीडियो में। क्या ऐसा तो नहीं है कि शायद एक लोग तासुर ले रहे हैं कि रमीज राजा साहब की चूंकि ख्वाहिश रही है कि शायद सीनियर खिलाड़ी टीम में ना हो, क्या उनसे मुलाकात के बाद शायद मोहम्मद वसीम भी क्या इसके लिए तैयार नहीं थे कि जिक्र भी नहीं किया, या भूल गए? क्या हुआ क्या आपके ख्याल में? साबिक कप्तान को ड्रॉप करके आप कम से कम रीजन तो बताते हैं, उसको एक्सप्लेन भी करते हैं आप? नहीं, बिल्कुल इसमें रमीज का इन्फ्लुएंस होगा, इसलिए क्योंकि हमें पता है कि रमीज का कोई मतलब सरफराज की पॉपुलरिटी इस पे हाई नहीं है। बाकी रही है यंग प्लेयर्स की बात, यार यंग प्लेयर उस वक्त आप लें कि अगर आपके पास यंग प्लेयर्स के ऑप्शन हो, आपके पास अच्छे यंग प्लेयर्स हो तो बिल्कुल लो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन यंग प्लेयर्स है कहाँ हमारे पास ऐसे जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके आप परफॉर्म करेंगे या अच्छा करेंगे? ये जो हारिस को लिया गया है, 9 लिस्ट ए मैचेस आप खिला के आप मतलब आपने तय कर लिया कि ये बंदा इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकता है, मतलब ये कहाँ का, ये कौन सी सिलेक्शन है भाई? ही इज नॉट प्लेड अ सिंगल फर्स्ट क्लास मैच, नॉट अ सिंगल फर्स्ट क्लास मैच। 9 लिस्ट ए मैचेस हैं, और उस मजे की बात ये कि उसके जो प्रोफाइल है क्रिक इन्फो पे, उस पर लिखा हुआ है ओकेशनल विकेट कीपर। मजे की बात है उस पर लिखा हुआ है ओकेशनल विकेट कीपर। आप सरफराज को बाहर करके कैसे? रोहिल नजीर कहाँ चला गया मुझे ये बता दें फिर। चले, रोहिल नजीर तो आपके प्लान में चल रहा था कि जी बड़ा अच्छा कीपर है, बड़ा अच्छा बैट्समैन है, अंडर 19 की कप्तानी उसने की है, सब किया है। अब रोहिल नजीर कहाँ गायब होगा एकदम से? जरा मुझे समझा दे कोई कि मतलब क्या लॉजिक थी भाई रोहिल नजीर को एकदम साइडलाइन करने की, अगर आपने यंगस्टर भी लेना है तो? ये इन्होंने बड़ी ज्यादती की है सरफराज से, और मैं कह रहा हूँ ना गफ्फार, सीधी बात में कर रहा हूँ, सिलेक्शन लाइक डिसलाइक पे हो रहे हैं यार, कोई मेरिट पे नहीं हो रहे सिलेक्शन। मेरिट पे अगर हो रहे होते सिलेक्शन तो बहुत सारे प्लेयर जो बाहर बैठे हैं वो बाहर नहीं बैठे होते, वो अंदर होते। और कामरान गुलाम की आप मिसाल ले लें, टॉप स्कोरर, डोमेस्टिक सीजन का सब कुछ, एक सीरीज के लिए आपने अपने साथ रखा, उसको भी फारिग कर दिया आपने, उसका भी कुछ नहीं पता कि वो किधर गया, मतलब क्यों नहीं उसको लिया जा रहा है। नसीम शाह क्या हुआ जरा मैं पूछता हूँ कि नसीम शाह को तो आपने 2 साल पहले फाइंड ऑफ द मतलब डिकेड करार दिया था कि ये तो जी हमारा फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट का, तो अब क्या हुआ नसीम शाह को? मतलब वो खेल ही नहीं पा रहा कोई मैच, उसको आपने भी टेस्ट स्क्वाड में रखा, एक मैच भी नहीं खिलाया। तो इनको खुद नहीं पता गफार कि किस से चल रहे हैं। ये बिल्कुल मिसमैनेजमेंट है टोटल। मतलब मैंने अपनी कैरियर में इतनी मतलब कैसे बोलते हैं कंफ्यूज सिलेक्शन कमेटी या टीम मैनेजमेंट नहीं देखी, साफ सीधी बात मैं कर रहा हूँ। इतनी कंफ्यूजन मैंने कभी नहीं देखी जिंदगी में जितनी अब मैं देख रहा हूँ कंफ्यूजन। ठीक है सर, 2015 का वर्ल्ड कप हो, 2019 का वर्ल्ड कप हो, हमने देखा कि आखिरी एक आध प्लेयर का कमबैक हो जाता है। आपने बात की, बिल्कुल तासुर ऐसे ही मिलता है जैसे कुछ खिलाड़ियों के अलग अलग रूल्स हैं, कुछ के लिए अलग उनकी पॉलिसी है, बट कभी ऐसा सर देखा नहीं कि आपका वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है 1 महीने बाद, और आपको याद होगा शर्जील को एक मैच में हमने ओपन करा दिया था वेस्ट इंडीज में, शायद मैच हुआ नहीं या गालबन हुआ था, और हमें अब तक मिडिल ऑर्डर का पता ही नहीं, इतनी अनप्रिपेयर्ड। और दूसरा सवाल ये बनता है सर कि अगर लाइक डिसलाइक भी था तो कम से कम उन प्लेयर्स को पूरा मौका तो देते, यानी कि आसिफ को, खुशदिल को, यानी कि अब हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते, ना तो मलिक टीम में आए, ना ये लड़के मसलसल टीम में सिलेक्ट होते रहे। वी आर स्टैंडिंग नो वेयर राइट नाउ। नहीं, मौके क्यों नहीं दिए गए गफार? क्या मतलब आसिफ अली को कम मौके मिले? 39 मैच तो खेल गया पाकिस्तान से भाई, T20 और वनडे इंटरनेशनल्स, उसको बिल्कुल मौके मिले। इफ्तिखार अहमद को कम मौके मिलेंगे? इफ्तिखार अहमद को आपने टेस्ट में ट्राई किया, आपने वनडे में ट्राई किया, आपने T20 में ट्राई किया, सबको मौके दिए आपने, लेकिन मसला ये है कि इनमें से कोई भी ऐसा नजर नहीं आया आपको जो कि आप कहें कि हाँ यार ये बंदा जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के काम आएगा। तो आप मतलब जो फैक्ट है हमारे पास वो यंग टैलेंट उस लेवल का है नहीं जो कि आप कहें कि नहीं ये रिप्लेस करेगा हफीज को, ये रिप्लेस करेगा शोएब मलिक को। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर आपके पास यंग टैलेंट ऐसा है जो रिप्लेस कर सकता है
तो फिर बिल्कुल आप करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर नहीं है यंग टैलेंट आपका, तो फिर आप कैसे, आप मतलब क्यों उनको फजूल में सेलेक्ट करके अपना टाइम जाया कर रहे हैं यार। अब आप अब्दुल्ला शफी की केस ले लेना। अब्दुल्ला शफी को T20 आप खिलाते हैं, मतलब उसका डेब्यू कराते हैं आफ्टर जस्ट वन फर्स्ट क्लास मैच एंड वन T20 मैच। आप उसको न्यूजीलैंड ले जाते हो जहां वो फेल हो जाता है। उसके बाद से वो बंदा खेला ही नहीं है पाकिस्तान से यार। मतलब वो टेस्ट में सेलेक्ट हो रहा है, वो वनडे में सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन वो खेल नहीं रहा। जबकि वो डोमेस्टिक पे भी, वो मुझे एक दो मैचेस खेला डोमेस्टिक में आके लिस्टे वगैरह के, उसमें नहीं उसने रन किए, लेकिन वो टीम के साथ मुस्तकिल घूम रहा है। ये मतलब दीज आर आंसर्स विच, दीज आर क्वेश्चंस जिनके हमें जवाब चाहिए और जिनसे जवाब लेना चाहिए। क्योंकि गफार बात ये है कि ये लोग जो है ना, जितने भी, ये चीफ सेलेक्टर हो गया, ये हेड कोच हो गया, सब कुछ हो गया, क्या होगा मैक्सिमम ये होगा कि यार इनको मतलब कैसे बोलते हैं, हटा दिया जाएगा। लेकिन जो ये नुकसान करके जाते हैं, या ये जो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट को पीछे ढकेल के जाते हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? आई वॉन्ट टू सी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम एंड पाकिस्तान क्रिकेट के। अगर कोई बंदे को आप की पोजीशन देते हो, अगर वो डिलीवर नहीं करता, तो भाई फिर उसको अगले 3-4 साल के लिए उसको फिर नहीं नजर आना चाहिए वो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर किसी पोस्ट के पे भी। साफ सीधी बात, किसी पोस्ट पे वो नजर नहीं आना चाहिए। फिर अकाउंटेबिलिटी का कोई प्रोसेस तो रखो। कोई प्रोसेस ही नहीं है अकाउंटेबिलिटी का, मतलब कि किस तरह आप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। कोई कोई हमारी T20 टीम बुरी नहीं है, लेकिन जो गैप्स है, यॉर्निंग गैप्स जो हैं टीम के अंदर, और जो आगे पीछे आप शफलिंग कर रहे हैं बैटिंग ऑर्डर में, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जो अवेलेबल अच्छे प्लेयर्स हैं, आप उनको सेलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। मतलब शोएब मलिक क्यों नहीं सेलेक्ट होता? मुझे कोई समझा दे चले कि क्या रीजन है कि आप शोएब मलिक को नहीं खिलाना चाह रहे? कोई रीजन है, बता दें। एक कर दिया था ना मिसबाह-उल हक के खिलाफ, और क्या वो आखिरी गलती की उन्होंने? क्या समझते हैं, क्या फ्रस्ट्रेट हो गए थे? यार बात यह है कि मुझे ये लगता है गफ्फार के, ये ऐसी एक टीम मैनेजमेंट बनी हुई है कि सिर्फ उन प्लेयर्स को जो है पिक किया जाता है जिनके साथ ये कंफर्टेबल होते हैं। साफ सीधी बात है, जो प्लेयर्स हाँ करने वाले हैं, या जिनके साथ इनका कंफर्ट लेवल अच्छा है, बस उन प्लेयर्स को ही सिलेक्ट करते हैं। वो प्लेयर्स को ये सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं जिनसे इनको कंफर्ट लेवल नहीं है, या जिनसे इनको कोई और इश्यूज होते हैं। वो कहते हैं जी इन प्लेयर्स को तो हमने लेना ही नहीं है। मतलब दिस इज नॉट द वे। आप, ये पाकिस्तान की टीम है भाई, ये किसी मतलब कोई नाज़िमाबाद की टीम थोड़ी है, या कोई मतलब क्या इसको बोलते हैं लाहौर की टीम थोड़ी है कि आप जो दिल चाहे आप कर रहे हो टीम के साथ उठा के। ऐसे नहीं होता। और फिर अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जब तक ही नहीं होगा ना गफ्फार, कुछ सही नहीं होना हमारे वहाँ, हमारी क्रिकेट में। साफ सीधी बात कर रहा हूँ। आपने अगर मतलब टॉप लेवल की क्रिकेट खेलनी है और अपने कम्पीट करना है, अगर आपने टीम्स लाइक न्यूजीलैंड एंड इंडिया एंड इंग्लैंड, तो देन यू हैव टू मतलब चेंज योर एंटायर वे ऑफ थिंकिंग, हाउ यू गोइंग टू मतलब सेलेक्ट टीम्स एंड हाउ यू गोइंग टू प्ले क्रिकेट। आपके जो कप्तान, नायब कप्तान है शादाब खान, आपको याद होगा साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की जो जिम्बाब्वे वाली होम सीरीज थी, मुसलसल वो स्क्वाड के साथ थे, बट हमें ये बताया जाता था आज के मैच में भी फिट नहीं है, अगले मैच में भी फिट नहीं है, करते करते 6 महीने गुजर गए, और अब वो अब तक टीम के साथ हैं और डोमेस्टिक वगैरह आपको पता है कितनी खेली है उन्होंने। आपके क्या थॉट्स हैं? क्या ये सही डिसीजन था उनको वाइस कैप्टन बनाने का? और अभी भी अगर आप देखें तो स्पिन डिपार्टमेंट में भर्तियां तो बहुत हो गई, जाहिद महमूद भी आ गए, इमाद भी आ गए, आपके पास शादाब भी मौजूद हैं, उस्मान कादिर भी आ गए, लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हमारा बेस्ट कौन है। भर्ती हो गई है, लेकिन प्लेइंग 11 का कुछ नहीं पता कि किसको कहां खिलाना है, और अनफिट खिलाड़ी भी कैरी होता है। बिल्कुल, देखिए शादाब का ज्यादा ताल्लुक है, वाइस कप्तान बनाना तो उसको बहुत बड़ी बेवकूफी थी। लेकिन शादाब इज अ वेरी गुड यूटिलिटी प्लेयर। उसके फिटनेस इश्यूज रहे हैं मतलब बीच में, और उस पर जल्दबाजी में जो है ज्यादा जिम्मेदारियां उस पर दी गई है, इन द सेंस कि आपने उसको उठा के ऊपर बैटिंग कराना शुरू कर दी, ओपनिंग भी करवा दी उससे, PSL में कप्तानी भी दे दी। आई थिंक इट वॉज अर्ली फॉर हिम, बट इट डज नो डाउट कि ही इज अ वेरी गुड यूटिलिटी क्रिकेटर। वो आगे चल के आपको सर्व कर सकता है पाकिस्तान क्रिकेट को, उसके अगर फिटनेस इश्यूज ना हो, क्योंकि वो एक 3-in-1 पैकेज है। फील्डर अच्छा है, बॉलर भी ठीक है, वो बैटिंग अच्छी कर लेता है। लेकिन आपने वक्त से पहले उस पर जिम्मेदारियां डालना शुरू कर दी, आपने वक्त से पहले उसको सुपरस्टार बनाना शुरू कर दिया। दैट इज वाई हिज परफॉर्मेंसेज हैव सफर्ड। दूसरा, उसका जो फिटनेस के इश्यूज रहे हैं, आपने उसको छुपाने की कोशिश की, उन फिटनेस इश्यूज को आपने सही तरीके से उसको शायद मतलब रिहैब नहीं किया, उसको उस तरह से तैयार नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। लेकिन आई टेल यू, ही इज वन प्लेयर हु इज योर फ्यूचर एंड ही हैज टू बी हैंडल बेटर, मोर जुडिशली उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के वो आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, आप कुछ आखिर में पॉजिटिव बात करने की कोशिश करते हैं वहीद भाई। और हमारा जो बॉलिंग अटैक है शाहीन की वजह से, फिर हमने देखा हसन का कमबैक बहुत अच्छा हुआ, और लेकिन एक तीसरे फास्ट बॉलर यानी कि हसनैन, या मे बी आप हारिस रऊफ की बात कर लें, या मे बी फ़हीम अशरफ, वहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम दिखाई देता है। बट आई थिंक वी हैव अ वेरी डिसेंट बॉलिंग अटैक।
जो कि अगर हमारा स्पिन उनके साथ अच्छा जेल करे तो वी हैव गुड फास्ट बॉलर, स्पेशली शाहीन और हसन की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है इस साल। देखिए बॉलिंग का गफ्फार सीधी सी बात है, जैसे मैंने कहा T20 फॉर्मेट के हिसाब से हमारे पास प्लेयर्स हैं, उनका बस इस्तेमाल करना जरूरी है प्रॉपर तरीके से। दूसरा एक दो प्लेयर्स को ऐड करने की जरूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है। बहुत सारे प्लेयर्स को खराब किया गया है। आप एक लिस्ट उठा के देख लें, मूसा, इलियास, अरशद इकबाल को अभी ये लेके गए, अब एकदम से वसीम जूनियर को ऊपर कर दिया। ये अपनी मर्जी से प्लेयर्स को आगे पीछे कर रहे होते हैं। एक शाहीन और एक हसन अली दो वाहिद ऐसे प्लेयर्स हैं जो रेगुलर खेलते आ रहे हैं, ठीक है ना, आपका मतलब तीनों फॉर्मेट्स में, और अगर हम T20 फॉर्मेट की बात करें, और अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन दूसरे बॉलर्स के साथ इन्होंने आगे पीछे बहुत किया है, चाहे वो इमाद वसीम को भी देख लें, 2 सीरीज के लिए उसको गायब कर दिया, फिर वापस ले आए, फिर नवाज के साथ भी यही किया इन्होंने। तो मसला ये है कि जो हैंडलिंग है प्लेयर्स की, जो तरीकेकार है प्लेयर्स को डेवलप करने का, वर्ल्ड T20 कप अगर होने जाना है तो आपको 6 महीने पहले पता होना चाहिए कि यार आपकी बॉलिंग अटैक क्या है वर्ल्ड T20 कप की, ठीक है। आप मुझे बता दें इस वक्त शाहीन और हसन चले बहुत, दे आर मेन बॉलर्स, ठीक है। आप मुझे तीसरा, चौथा, पांचवा पेसर बता दें जो आप कहें कि हाँ यार ये हमारा जो है बनता है पेस अटैक। वी डोंट नो कि वो तीसरा हारिस रऊफ होगा, वो तीसरा हसनैन होगा, वो तीसरा मूसा होगा, वो तीसरा नसीम शाह होगा, वो चौथा कौन होगा, हमें पता ही नहीं है। उसी तरह स्पिन में क्या नवाज खेलेगा, क्या इमाद खेलेगा, क्या नवाज खेलेगा, क्या इमाद खेलेगा, क्या उस्मान कादिर खेलेगा, क्या जाहिद महमूद खेलेगा। इन्होंने कंफ्यूजन फैलाया हुआ है गफ्फार, बिल्कुल ठीक, क्योंकि खुद भी कंफ्यूज है, खुद भी टोटली कंफ्यूज है। मतलब तीनों फॉर्मेट्स को अगर आप लें तो इनको सिंपल तरीके से तीनों, बहुत पहले इनको 1 साल पहले ये डिसाइड कर लेना चाहिए था कि तीनों फॉर्मेट्स में कौन कौन सा प्लेयर फिट होता है, और वो ये नहीं कर पाए अब तक। ठीक है सर, आखिर में आपने बात की थी रमीज आजा साहब की, बिल्कुल लाइकेबल हैं और बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट भी है, लेकिन एक कहते हैं ना थोड़ा सा बैगेज कैरी करते हैं, वो है अपने यूट्यूब चैनल और अपने एनालिसिस के हवाले से जो बड़े हार्ड लाइनर उनके स्टांस रहे हैं। मिसबाहुल हक के हवाले से तो ओपनली कह चुके जी उनको T20 का कोच होना नहीं चाहिए। मोहम्मद यूसुफ वाला मामला तो खैर चलें, वो एक हीट ऑफ द मोमेंट ही तरह समझ लीजिए, वो भी बहरहाल एक चीज़ ज़रूर वायरल हुई। आपको लगता है कि जब डिसीजन मेकिंग वर्ल्ड T20 पर एक तो बड़ा डिपेंड कर रहा होगा, हम जीतते हैं या हारते हैं, आप क्या देख रहे हैं आखिरी अगले 2-3 महीने में रमीज आजा जब टेक ओवर करते हैं, क्या वो ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? क्योंकि शायद बोलना या कहना बड़ा आसान है और ग्राउंड पर आके उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना एज अ चेयरमैन, इट वॉन्ट बी दैट ईजी। देखिए गफर, बात यह कि एक चीज तो है, देखिए रमीज एज अ कमेंटेटर या यूट्यूब चैनल जो अपना चलाते हैं, नाउ दैट्स अ डिफरेंट थिंग टोटली। ये तो हमें समझना चाहिए कि जब एक बंदा चेयरमैन बन रहा है तो अब बिल्कुल डिफरेंट रोल में वो आ रहा है, उसके कंपल्शंस डिफरेंट होंगे, उसकी सोच डिफरेंट होगी, हर चीज डिफरेंट होगी। तो आई डोंट थिंक वी शुड टैग अलॉन्ग व्हाट ही सेड ऑन हिज यूट्यूब चैनल्स और एज अ कमेंटेटर और एज अ एनालिस्ट। अब उसको सिर्फ एक चेयरमैन के तौर पे देखना है। लेकिन बस मुझे कंसर्न सिर्फ ये है कि रमीज के साथ मैंने जियो सुपर पे एक जब इंटरव्यू किया था लास्ट, तो उसने एक बड़ी अच्छी बात की थी। जब मैंने उससे पूछा था कि कप्तानी जब आपने की थी तो व्हाई डिड यू फेल, तो उसने कहा था आई वुड हैव डन सम थिंग्स डिफरेंटली, वन ऑफ देम इज कि मैं थोड़ा सा डिस्टेंस रखना बहुत जरूरी है जब आप आते हैं की पोजीशंस पे। तो आई होप ही डज दैट एज अ चेयरमैन, दैट ही कीप्स सम डिस्टेंस, क्योंकि वो जो उसकी फ्रेंडलीनेस है और वो जो उसका हंसना मिलना विलना लोगों से, वो पहली होना, वो सब चीजें अब उसको खत्म करनी पड़ेगी एज चेयरमैन। ही हैज टू, वो जो उसने खुद बात की थी कि एक डिस्टेंस रखना पड़ेगा, और फिर चेयरमैन के तौर पे उसको जो डिसीजन मेकिंग वो करेगा, those decisions have to rise above his own personal likes, dislikes and biases, because he has his likes, dislikes and biases. We know that, having watched his YouTube channel and him as a commentator. But he's educated, he's well groomed, he's well known internationally in the cricket world, and he can do a lot of good for Pakistan cricket. That is if he shows maturity in his role as a chairman. अगर वो maturity उसने show की as a chairman तो फिर तो वो कामयाब होगा। लेकिन अगर वो वही चीजें अपने साथ लेके आएगा एज अ चेयरमैन, जो कि वो एज अ कमेंटेटर या एज अ यूट्यूब मतलब उसका जो चैनल है उसमें उसको जिन चीजों ने सक्सेसफुल किया, तो वो चीजें उसको सक्सेसफुल नहीं करेगी एज अ चेयरमैन। एज अ चेयरमैन ही हैज टू कम अक्रॉस एज अ वेरी मैच्योर पर्सन, ही हैज टू टेक सम हार्ड डिसीजंस, ही हैज टू बी रूटलेस व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान क्रिकेट, एंड अबव एंड एवरीथिंग एल्स जो डिसीजन वो ले वो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए होना चाहिए। मतलब उसके उसमें पर्सनल लाइक डिसलाइक बायसेस नहीं आने चाहिए।
जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है आप वो डिसीजन लो, चाहे हमें अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन आप वो डिसीजन लो। अगर आपको मिसबाह को हटाना है वर्ल्ड कप से पहले, आप समझते हो कि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए है, वर्ल्ड T20 से पहले अगर आपने व्हाइट बॉल फॉर्मेट को हटाना है, मिसबाह को आप हटाओ। कोई उस पर फिर सोचना नहीं है आपने कि जी ये जो लोग कहते हैं ना कि ये अब तो वर्ल्ड कप सर पे आ गया और ये हो गया और वो हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि यार क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे आ गया तो मतलब हम रिजाइन कर दें अपने आप को कि ठीक है यार अब ये वर्ल्ड कप तो जो है, जो अगर किस्मत रही तो अच्छा कर लिया, वरना मतलब कोई श्योरिटी हमारे पास नहीं। यही मेरा कतई कलामी, यही मेरा सवाल आपसे बन रहा है यहाँ पर कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 24 या 25 अगस्त को गालिबन जो नोटिफिकेशन वाला मामला क्लियर हो गया था, जब मानी साहब हट गए, वो नहीं आगे कंटिन्यू कर रहे थे, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद थोड़ा सा रैपिड चेंज आएगा और माइट भी कोई हमें सरप्राइज मिल रहा। बट 13 सितंबर का सुन के तो सब लोग ही खामोश हो गए कि 13 सितंबर तक तो खैर टीम भी अनाउंस हो जाएगी, तो क्या कोई कोच चेंज करेगा, न्यूजीलैंड का कैंप लग चुका होगा। अब क्या आपको लगता है वजह क्या, इतना लॉन्ग डिले? कोई आई थिंक कोई लीगल इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या ये आपकी क्या राय है, ये इतना डिले होना चाहिए था? नहीं, लीगल प्रॉब्लम्स कोई नहीं है इसमें, क्योंकि इसलिए कि ये तो सिंपल सा है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो आपने चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है रिटायर्ड, उनके ऊपर है वो कब मीटिंग कॉल करे। आई थिंक व्हाई दिस हैज बीन डन इज क्योंकि मतलब रमीज के जहन में भी शायद यही बात है कि मतलब अब वो मे बी ही इज नॉट वेरी कीन टू टेक हार्ड डिसीजंस राइट नाउ, इसलिए क्योंकि उसके जहन में बिल्कुल ये एक डाउट होगा कि अगर मैंने भी हार्ड डिसीजंस ले लिए और वो बैकफायर हो गए तो फिर मेरा शुरू ही खराब होगा। तो आई थिंक ही इज लेटिंग द फ्लो, ही इज गोइंग विद द फ्लो, लेकिन साथ में वो मतलब कर ये रहा है कि वो उसकी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है चीजों के अंदर, मतलब जो डिसीजन मेकिंग अब होने वाले हैं खास करके टीम सिलेक्शन के हवाले से, उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट तो डेफिनेटली हमें नजर आ रही है। बट आई थिंक हिज हार्ड डिसीजन विल ऑल कम आफ्टर 13th सितंबर। और जो मुझे लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट गफ्फार के, आई डोंट थिंक वर्ल्ड कप से पहले वो कोई मेजर डिसीजन लेगा, वर्ल्ड कप के बाद ही होगा जो भी होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वहीद खान साहब, आपके एनालिसिस सुने। और तौर पर एक ऐसा फेज है पाकिस्तान क्रिकेट का जहां थोड़ी कंफ्यूजन ज़रूर है, क्योंकि चेयरमैन अभी है नहीं, चेयरमैन को आना है 13 सितंबर को, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस या जो सिलेक्शन के ऊपर आपने सुन ही लिया, तमाम ही सीनियर जितने जर्नलिस्ट हैं उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन लेट्स होप चलें पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अगर हम कहें कि वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो शायद सब कुछ ठीक लगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो माइट भी, जैसे वही साहब अभी फरमा रहे थे, कि बहुत सारे चेंजेस हम रमीज़ साहब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पूरा रिप्ले आज देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।